हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएन संदीप डायोड का एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे एलईडी के बारे में, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं, दूसरा है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। अपने मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी एलईडियाँ देखे होंगे, कलरफुल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की। ठीक है ना। हमने छोटी छोटी एलईडीज देखे होंगे, सजावट में आपने देखा होगा एलईडीज लगी होती हैं। बहुत सारे उपकरण होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके साथ एलईडीज जलती हैं, कलरफुल डिज़ाइन दिखाई देती है। आप एलईडीज का उपयोग जहाँ पे कलर ना हो, आप रिमोट में भी होता है, हम लोग लिखेंगे चोर घंटी संयंत्रों में होता है। और जो रिमोट होते हैं, चाहे टीवी डीवीडी प्लेयर जिसका भी हो, ऐसी जितने भी रिमोट होते हैं इसमें एलईडीज का उपयोग होता है। छोटी छोटी एलईडीज आप कलरफुल देखे होंगे, खास करके आप सजावट वाली सामानों में अक्सर छोटी छोटी एलईडीज होती हैं, आपने देखा होगा। और बहुत सारे जो आपके जो साउंड होते हैं, कहने का मतलब है जिससे वो आप गाने बजाए जाते हैं, जिसकी मशीन होती है, तो उसमें आप देखेंगे जगह जगह इस तरह से लगा होता है कि जैसे साउंड चलता है तो एलईडी चलती हैं अलग अलग कलर की, तो वो एलईडी हैं अब। ठीक है ना। गाड़ी के हेडलाइट्स में भी एलईडीज का उपयोग होने लगा है, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा एलईडीज आ रही हैं। ये जो है इनके बड़ा उपयोग भी होते हैं कि ये आयु लंबी होती है, कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती हैं, शक्ति क्षय बहुत कम होता है, ये सुदृढ़ होती है, दृढ़ होती है, कॉम्पैक्ट होती है, हल्की होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से तमाम इसमें जो हम परंपरागत जो ताप दीप्त लैंप होते थे, जो हीट से चलते थे, उसके मुकाबले एलईडी का बड़ा उपयोग होता है। ये तुरंत ऑफ ऑन होते हैं। ठीक है ना। इनको गर्म होने के लिए समय की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये काम कैसे करता है, पीएन संधि डायोड को किस तरह से हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड में चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसका मेन मकसद क्या होता है, ये फोटो डायोड का ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये करता क्या है। ठीक है ना। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड तो होता है उत्सर्जक डायोड, ये ठीक उल्टा करता है कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी ये फोटोडायोड की उल्टी प्रक्रिया होगी। वो क्या करता था, विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। ठीक है ना। और ये जो है, अब लिखेंगे कि ये अग्र अभिनत में काम करता है। ठीक है ना। किसमें, अग्र अभिनत में। तो हम लिखेंगे कि यह उच्च अपमिश्रित, अत्यधिक अपमिश्रित, अत्यधिक अपमिश्रित एक पीएन संधि डायोड होता है, जो अग्र अभिनत में कार्य करता है, जो अग्र अभिनत में कार्य करता है। यानी कि इसको फॉरवर्ड बायसिंग में, पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड बायस में एज एलईडीज यूज किया जाता है। ठीक है ना। और एलईडीज के चारों ओर एक कांच का आवरण होता है,
अभी बनाएंगे जिससे प्रकाश बाहर आता है, फैलता हुआ बाहर आता है, ठीक है ना। तो ये अग्र अभिनत में काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड में क्या होता है, उत्सर्जक डायोड में होल और इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होता है, ठीक है ना। तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होता है। तो अभी हम वर्किंग पे आते हैं। पहले बना लेते हैं एक पीएन संधि डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रेट बहुत पतली होती है और यहाँ पे बहुत सारे होल होते हैं मेजॉरिटी के रूप में, ठीक है। और कुछ माइनर इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनर के रूप में होल होते हैं। ये एन टाइप होता है अर्धचालक और ये पी टाइप अर्धचालक होता है। यहाँ यहीं पे वो पुनर्संयोजन की क्रिया होती है अवक्षय परत पे, और यहीं पे एक पारदर्शी कांच का आवरण लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो लाइट निकलती है तो चारों तरफ फैले, ठीक है। और इसे फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस के लिए एन वाले सिरे को माइनस से, इसके सिरे को प्लस से, ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ये भी जानते हैं। इसके अंतर्गत एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फॉरवर्ड बायस में कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगती है, इसकी अपोजिट, तो इसके मान को ये घटाती है, यानी तब तक करंट नहीं बहती है जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम न कर ले, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि पुनर्संयोजन की क्रिया होती, तो होता क्या है कि फॉरवर्ड बायस में जो अवक्षय परत होती है वो पतली होती है, जो चौड़ाई पतली होती है, यानी कि संधि का जो रेजिस्टेंस होता है, संधि की चौड़ाई कम होती है, यानी रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि ये होल और इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर, होल को इधर शिफ्ट करती है, जिससे डिफ्लेक्शन रेट घट जाती है, ठीक है ना। और आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन हो जाता है। लेकिन पुनर्संयोजन में क्या होता है, अभी वर्किंग में हम लिखेंगे ध्यान से, कि एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको समझने के लिए, पहले इसके वर्किंग समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि जैसे कि कोई भी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन, दो तरह से समझिए इसको, जैसे बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं, और बोहर्स का जो मॉडल होता है, एटॉमिक मॉडल है, उसमें हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक फिक्स कक्षा में घूमता है, निश्चित कक्षा में घूमता है, निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, उसमें एक फिक्स उसके पास एनर्जी होती है, वो अपनी कक्षा में छोड़कर बाहर नहीं जा सकता तब तक जबकि वो बाहर से उसको एनर्जी ना देनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी केवल ड्यूटी होती है कि वो उसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता रहे। लेकिन अगर उसे बाहर से एनर्जी मिल गई तो वह इलेक्ट्रॉन इस दोनों कक्षाओं में किसी में जा सकता है। लेकिन अगर उसको ऊर्जा इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर मिलेगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर मिलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जाने के बाद और यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और कोई भी जो है एक, और वो क्या करता है कि अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए
हालांकि पुनर्संयोजन की क्रिया हमने फोटोडायोड में भी होती है कि इलेक्ट्रॉन तुरंत होल में जाना चाहता है, मतलब अपने को स्टेबल बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को पृथक कर देती है। तो वही प्रक्रिया है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो फिर से ये वापस में आना चाहता है। तो जब ही वापस आता है तो जिस एनर्जी को उसने रिसीव किया था, अवशोषित किया था, उसे फोटॉन के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, तरंग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जानते हैं कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो फोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है। यहाँ अवशोषित किया तो यहाँ पहुँचा और आते हुए फोटॉन के रूप में फिर उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी होगी। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग अभी बैंड एनर्जी पढ़े हुए हैं, ये ऊर्जा अंतराल होता है Eg। यहाँ पे सब संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ इसको कहते हैं चालन बैंड, इसको कहते हैं संयोजकता बैंड। सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, संयोजकता बैंड में होते हैं। और चालन के लिए, कंडक्शन के लिए जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाए, चालन बैंड में पाए जाए। तो अब क्या होता है कि हर चालक के लिए, चाहे वो चालक हो, अर्धचालक हो, अचालक हो, सबके लिए एक एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करें तो एक सबसे लिए एक ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे समझिए, इस ऊर्जा अंतराल के बराबर अगर एनर्जी मिल जाए तो ये क्या कहते हैं, यहाँ चले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या छोड़ देते हैं, एक होल। ठीक है ना, एक स्थान छूट जाता है, होल। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये चालन के लिए उपयुक्त हो जाता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है और ये फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके पास ज़्यादा एनर्जी, और ये चलने के लिए थोड़ी मोड़ी एनर्जी मिलेगी, या चल पाएगा। इसीलिए बैटरी लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चलने लगते हैं और करंट बहने लगती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसको इतने के बराबर या इससे ज़्यादा एनर्जी मिली तब तो यहाँ गया, लेकिन क्या करना है कि जब ये वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है या जो होल की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने के, और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो जैसे यहाँ से वापस आएगा, जितनी एनर्जी इसने अवशोषित किया था, एब्जॉर्ब किया था, उस एनर्जी को वो फोटॉन के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, फोटॉन के रूप में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है ना, जैसे वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने स्थान में आएगा, इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड में आएगा, उसको एनर्जी अपने में से इमिट करनी होगी, यानी कि उसको सर्जित करनी होगी, तभी वो वापस आ पाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहने के लिए एनर्जी को फोटॉन के रूप में सर्जित करके यहाँ आ जाता है। अगर इसे यहाँ लाया भी जाता है तो जरूरी है कि अपनी एनर्जी को निकाल दे, क्योंकि हायर एनर्जी के साथ ये इसमें नहीं आ सकता। तो बिल्कुल देखिए यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन का पुनर्संयोजन कराया जाता है। ठीक है ना, और इसीलिए इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ के मेजॉरिटी होल, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन का ये संधि की तरफ शिफ्ट होने में मदद करता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे होल को, मान लीजिए यहाँ पे होल आ गए और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जाकर के डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना,
और जैसे ही डिफ्यूज होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पास जो एनर्जी होती है वो फोटान के रूप में ऐसे चारों ओर, इसीलिए यहाँ पे पारदर्शी आवरण लगाते हैं कि वो चारों ओर फैल जाए, ठीक है ना, और वो चमकता लगे। पुनः तो होल और इलेक्ट्रॉन का इसमें होता क्या है, पुनः संयोजन होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, वर्किंग में लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति करते ही होल और इलेक्ट्रॉन, अब समझ रहे हैं होल किस में, पी में, इलेक्ट्रॉन एन में, संधि की तरफ शिफ्ट करते हैं, संधि की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, इससे शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे अक्षय परत की मोटाई घट जाती है, परत की चौड़ाई घट जाती है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका सपोर्ट करता है, घट जाती है। और संधि के पास इलेक्ट्रॉन और होल का पुनः संयोजन होने लगता है, ठीक है ना। पुनः क्या होता है, संयोजन होने लगता है और ऊर्जा फोटानों के रूप में उत्सर्जित होती है, और ऊर्जा फोटानों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, ठीक है ना। अब देखिए, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किस क्षेत्र में पड़ती है, उसके हिसाब से पीएन संधि डायोड जो होते हैं हमको डिजाइन करना पड़ता, यानी वो हमको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, उसका एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, इसके आधार पे हम अलग से डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। हालांकि संयोजन की क्रिया में हम जो सिलिकॉन के लिए क्रिस्टल, ये जो हम सिंपल पीएन संधि डायोड होता है जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया जाता है, तो जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसके लिए जीवन इतना। तो चूंकि ये जो एनर्जी गैप है, इसके संगत जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है दृश्य क्षेत्र में नहीं पड़ती है, इसलिए हमको नहीं दिखती है। अगर हमको कलरफुल बनाना है तो हमको अलग से इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। हम दो डिज़ाइन यहाँ पे बात करेंगे, एक औरत एलईडी की और एक कलरफुल एलईडी की, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रंगीन या कलरफुल, रंगीन एलईडी बनाने के लिए, रंगीन एलईडी बनाने के लिए विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड डिजाइन किए जाते हैं। डिजाइन मतलब किए जाते हैं। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है, जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य
एलईडी में होता है। दृश्य एलईडी का मतलब जो हमारे आँख से दिखाई देता है, दृश्य एलईडी में होता है, दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है, के निर्माण में होता है, ठीक है ना। निर्माण में होता है तो उसका बैंड अंतराल, तो उसका कम से कम बैंड अंतराल जो होता है, बैंड अंतराल, ऊर्जा बैंड अंतराल, तो उसका जो है ऊर्जा बैंड अंतराल जो है कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दृश्य क्षेत्र के लिए, अर्थात दृश्य क्षेत्र के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अलग अलग टाइप की एलईडी डिज़ाइन की जाती है, जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है तो उसका जो ऊर्जा बैंड अंतराल इतना होना चाहिए। अब जैसे कि दृश्य एलईडी बनाने के लिए, यानी कि वही दृश्य एलईडी के लिए पीएन संधि जो डायोड होता है, पीएन संधि डायोड किसका बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का बनाया जाता है, का होता है, ठीक है ना, का होता है। और अवरक्त एलईडी के लिए, अवरक्त एलईडी के लिए जो पीएन संधि डायोड होता है वो केवल गैलियम आर्सेनाइड का होता है। गैलियम क्या होता है, आर्सेनाइड क्या होता है। देखिए आर्सेनाइड फास्फाइड में क्या होता है, एक 60% होता है और ये 40% होता है, ठीक है ना। तो लाल एलईडी के लिए, लाल एलईडी के लिए जो होता है Eg 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तथा अवरक्त के लिए देखिए ये अवरक्त के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तथा अवरक्त के लिए कितना होना चाहिए, इसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अवरक्त के लिए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। के लिए जो Eg होता है कि Eg इतना होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब अवरक्त के लिए एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की बनाई जाती है और दृश्य एलईडी के लिए पीएन संधि डायोड गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का होता है। तो विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उत्सर्जित हो रही है तो वो हमें दिखती नहीं है, वो अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में एनर्जी रिलीज होती है तो वो दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, वो हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो हमें लाल कलर की एलईडी जलती हुई दिखती है। किसमें, लाल एलईडी के लिए बैंड गैप कितना होना चाहिए, 1.9 इलेक्ट्रॉन। अवरक्त के लिए कितना होना चाहिए, 1.4 इलेक्ट्रॉन। इसका फॉरवर्ड बायस में उपयोग होता है, रिवर्स बायस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इसको 5 से 10 वोल्टेज देने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे तो रिवर्स बायस में हमें वोल्टेज बढ़ाने होंगे ताकि हमें पुनर्संयोजन करना है एक तरह से जो भी माइनॉरिटी होल और इलेक्ट्रॉन है। तो 5 वोल्ट के बाद ये भंजन हो जाएगा, ठीक है ना।
5 वोल्टेज के बाद भंजन हो जाएगा, करंट का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एलईडी जल सकती है, बर्स्ट हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसीलिए इसको रिवर्स बायस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ताकि उसका जो पोटेंशियल रेंज होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाने पर उत्क्रम वोल्टा ये खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें उस भंजन क्षेत्र आ जाएगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी, जो कि जलने की संभावना रहेगी एलईडी का। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका उपयोग बता देते हैं, इसके बाद फिर इसकी तुलना कर लेते हैं परंपरागत जो लैंप होते हैं उससे। ठीक, उपयोग लिख लेते हैं। जैसे इसका उपयोग है आप कर सकते हैं चोर घंटी संयंत्रों में, चोर घंटी संयंत्रों में किया जाता है, और कलरफुल एलईडी का सजावट में किया जाता है, ये भी चीज़ है ना भाई। एलईडी का बना करके जो है सजावट में करते हैं ना त्योहारों पर। और दूसरी चीज़ है कि इसका उपयोग जो है रिमोट में किया जाता है, टीवी, डीवीडी, है ना, टीवी, डीवीडी, एसी के रिमोट में किया जाता है, ठीक है ना। सजावट में इसका उपयोग किया जाता है, एलईडी का उपयोग जो है मतलब सजावट में किया जाता है, सजावट में किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए टीवी रिमोट में क्या होता है, रिमोट में हम औरत एलईडी का उपयोग करते हैं। रिमोट में ये कह सकते हैं औरत एलईडी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं रिमोट में औरत एलईडी का उपयोग किया जाता है। देखिए हमें वहाँ पे कलरफुल एलईडी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई बटन दबाना है, उससे लाइट निकली तो वो लाइट हमें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट हमें दिखना तो नहीं है, दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे डिस्टर्बिंग होगी। अब जैसे हमने कोई बटन दबाया और लाइट जली, तो बेवजह वो लाइट वहाँ जलना कोई ज़रूरी नहीं होता, डिस्टर्बिंग होता है। हमें तो केवल होता है कि बटन दबाने से जो लाइट निकली उसका सेंसेशन सामने जो टीवी है या डीवीडी है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे औरत एलईडी का उपयोग किया जाता है रिमोटों में, ठीक है ना। बटन दबाने पे औरत रेज निकली और जाके सामने वाली चीज़ को सेंसिटिव कर दी, ठीक है ना, ताकि वो अपनी प्रतिक्रिया दे, ऑन ऑफ जो भी हो जाए, ठीक है। और जहाँ हमें कलरफुल की चाहिए कि हमें लाइट चाहिए, हमें चमकीली चाहिए, अच्छा लगने वाली चीज़ चाहिए, तो वहाँ दूसरी एलईडी उपयोग करते हैं। दृश्य एलईडी का उपयोग, जैसे कि वो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड होता है, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चोर घंटी संयंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पारंपरिक ताप दीप्त लैंप की तुलना में एलईडी के लाभ, ठीक है ना, एलईडी के लाभ। ठीक है, तो लाभ क्या है इसमें? तो पहला लाभ ये होता है कि ये कम वोल्टता पे संचालित होते हैं।
इसमें कम शक्ति ह्रास कम होता है, इसमें शक्ति ह्रास कम होता है। ठीक है ना। शक्ति ह्रास इसमें क्या होता है, कम होता है। ये शीघ्र गर्म हो जाते हैं, मतलब गर्म होने में टाइम नहीं लगता है इनको, मतलब तुरंत एक्शन देते हैं। मतलब ये लिख लीजिए कि ये शीघ्र क्रिया कर देते हैं, ये शीघ्र क्रिया करते हैं, तुरंत एक्शन। इसकी एक चीज और हो सकती है कि ये लगभग एक बड़ी प्रकाश सर्जित करते हैं, ये लगभग एक बड़ी एक कलर देते हैं, लगभग एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तभी तो हम हर रंग की एलईडी बना सकते हैं। और ये कहने का मतलब है कि इनकी आयु ज़्यादा होती है, अधिक आयु और सुदृढ़ होते हैं, इनकी आयु अधिक होती है, अधिक होती है, ये सुदृढ़ होते हैं, तेजी से ऑन ऑफ होते हैं, तेजी से ऑन और ऑफ होते हैं। तो ये उनकी तुलना में जो है ये एलईडी के लाभ है। ठीक है ना। ये उनके एलईडी के क्या होते हैं, लाभ हैं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेक्चर हम फिर शुरू लेके आएंगे, वो होगा सौर सेल। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।